अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। तो पीएसएल हंगामा में आज भी हम बात करेंगे ना सिर्फ कल के मैच की जो गुजर चुका कल, और आज जो मैच होने जा रहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी, और ओवरऑल पोजीशन क्या है टीम्स की इस पर भी गुफ्तगू होगी। कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में अब तक, और कौन सी टीम को अभी मजीद मेहनत की ज़रूरत है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में हम डिस्कशन करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर जनाब कराची किंग्स अब कदरे निस्बतन बेहतर पोजीशन में इस तरह से आ चुकी है कि वो दूसरे नंबर पर। 5 मैच वो खेल चुके हैं, 3 मैच उन्होंने जीते हैं और 2 मैच वो हारे हैं। गुज़श्ता रोज़ का मैच भी टफ मैच हो गया, हालांकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, इसके बावजूद कराची किंग्स उसे चेस करते हुए आखिरी ओवर तक मैच ले गई। 3 गेंदों का खेल अभी बाकी था और ये स्कोर उन्होंने पूरा कर लिया। 148 का हदफ जो है वो अबूर कर लिया पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। तो पेशावर ज़ल्मी जो कि स्ट्रगल अभी तक कर रहे हैं, कल का मैच बड़ा उन्होंने मैच बना दिया था लेकिन आखिरकार वो मैच ये हार गए हैं। तो आज का जो मैच है अब पीएसएल ने रुख कर लिया मुल्तान का। यहाँ मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे, उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम मलिक साहब और सकलैन मुश्ताक साहब, दोनों लेजेंड्स को अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, कल की परफॉर्मेंस, पेशावर ज़ल्मी ने कोशिश बड़ी की मैच जीतने की, बॉलिंग अच्छी की, स्कोर हालांकि कम था। पहले तो ये बताएं कि स्कोर इस पिच पर आपके ख्याल में ये टोटल कम था, इसमें मजीद अगर होता स्कोर तो ये मुश्किल हो सकता था कराची किंग्स के लिए मैच? यार देखो, जब आप पहले 6 ओवर्स में 18 या 20 रन्स करेंगे तो मेरा ख्याल, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप प्रेशर डालते हैं ना दूसरे वाले बैट्समैन पे, क्योंकि आप जब बहुत स्लो खेलते हो तो दूसरे वाला बैट्समैन कोशिश करता है कि मैं तेज़ खेलने की कोशिश करूँ और उसमें आप फिर विकेट्स गिरती हैं। अगर आप देखें, हम बाबर की बात करते हैं हमेशा, क्योंकि बाबर ने 20 ओवरों में 10 स्कोर किया हुआ था पहले, तो फिर वो प्रेशर ना चाहते हुए भी दूसरे बैट्समैन पे पड़ता है। तो वो आप देखें 6 ओवरों में 20 स्कोर, तो यही एक जो भी टीम होती है ना, वो पहले 6 ओवर उनके लिए बड़े वाइटल होते हैं। उसमें से अगर आप हमेशा ये बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसमें से अगर आप निकलते हैं तो आप एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब होते हैं। उसके बावजूद मैं नहीं समझता था कि ये 147 भी कर सकेंगे, क्योंकि इतना स्लो स्टार्ट हुआ था। मगर हारिस ने आके बीच में थोड़ा सा तेज़ खेला, फिर मिचेल ने थोड़ा सा किया, मगर आप देखें बाबर फिर भी उसने 46 किया, इसमें कोई शक नहीं सर। लेकिन मेहरबानी भी तो दूसरों की है ना, उन्होंने 2 कैचेस भी तो ड्रॉप किए हैं। वो देखें ना, वो लक तो फिर साथ होती है। बहरहाल अगर कैचेस हो जाते तो शायद मेरा ख्याल है कि स्कोर ज़्यादा स्कोर हो जाता ठीक, क्योंकि बाकी बैट्समैन आके वो क्योंकि अंडर प्रेशर है, स्कोर नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे बैट्समैनों के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी होती है आगे तेज़ खेलते। सही है जी, बड़ा साथ दिया है जी कराची किंग्स ने। बाबर का 2 कैच ड्रॉप किए हैं। बहरहाल जो ये टोटल बना है, एक तो अगेन ये कि ये कम था टोटल, और फाइटिंग टोटल अगर थोड़ा मजीद रन्स होते तो हो सकता था। और जिस तरीके से कराची किंग्स ने स्ट्रगल किया है सर 148 के टारगेट को भी अचीव करने में, आप ये कर रहे थे एक्सपेक्ट कि इनकी तरफ से ऐसी जो है परफॉर्मेंस होगी? देखिए, पेशावर ज़ल्मी जो पिछला मैच खेला है, स्काई हाई था कॉन्फिडेंस, जो यही बात कर रहे थे। इसी वजह से मैंने इनको 55 और 45 की जो है ना वो परसेंटेज दी थी अप्रॉक्सीमेटली, कि ये थोड़ा इनका पल्लड़ा भारी होगा, क्योंकि कराची हार के आ रहा था और ये जो है वो जीत के आ रहे थे। हाँ, ये भी बात कही थी कि डेविड वार्नर जो है ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, बट वो ऐसा प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं से वो जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा, गेम को निकालेगा किसी न किसी तरीके से। कल किया, हाँ, जो उसने कल किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पेशावर ज़ल्मी का जो स्कोर है, मैं ये समझता हूँ ब्लो द पार था। 147 नहीं, आई थिंक रिगार्डलेस सब कॉन्टिनेंट में कितनी पिच ख़राब हो सकती है, कितनी ख़राब हो सकती है पिच, जिसमें आपको 6 पावर प्ले के भी ओवर मिलने हैं। मेरा ख्याल है 170 प्लस होना चाहिए, 170 पार स्कोर होना चाहिए। जिस तरह इशारा किया मलिक साहब ने भी कि पहले 6 ओवर्स में सिर्फ 20 रन्स थे, तो ना सिर्फ स्कोर कम हुआ, अगले बैट्समैन जो उन पर प्रेशर भी डला, गेंदें ज़ाया हुई। ये अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। देखें, इट्स अ टीम गेम। बाज़ एक बंदा चल रहा है, हर किसी का एक अपना रोल डिफाइन कर दिया गया है कि किसने किस तरीके से चलना है। आई एम नॉट बैकिंग बाबर आजम, बट एक रियलिस्टिकली हर किसी का पता होता है कि कौन किस तरह की। देखिए, एक बंदा है वो मोटरवे पे गाड़ी चलाता है और सिटी में वो उस तरह गाड़ी नहीं चला सकता। अब सिटी के अंदर जिसने गाड़ी चलानी है वो मोटरवे की तरह उस तरह नहीं चला सकता अंदर। तो आप अपने अपने रोल के अंदर उसी तरह चल रहे होते हैं। साइम की बेचारे की उस तरह की जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरह नहीं उतर पा रहा। वो बाजू इस तरह की चीज़ें जो है ना वो
टॉप अप होती हैं आपके ऊपर। फिर उसी तरह जो इनका फॉरनर प्लेयर है जो कि ये टॉम है जिसने पिछले मैच में परफॉर्म किया था, तो उससे भी देखा जाए तो वो भी रस्टी ही लगा मुझे। हालांकि पिछला मैच बहुत अच्छा था, इसमें पता नहीं क्यों उसकी मुझे बॉडी लैंग्वेज उस तरह की नजर नहीं आ रही थी। फिर जो अब्दुल समद ने पिछले मैच में जो फायरवर्क दिखाया था उसके अंदर भी वो चीज़ें नहीं नजर आई, और हारिस ने ही जो है वो अपना कंटिन्यूटी दिखाई अपनी उसके ऊपर। तो खैर एनीवे ये मिल मिला के ये किसी एक को आप नहीं कह सकते कि किसी एक की वजह से, क्योंकि अगर मुझे किसी से सपोर्ट ना मिल रही हो तो मेरा अपना प्लान्स भी जो है ना वो चौपट हो जाता है। तो मिल मिला के चलते हैं ये सारा कुछ। तो ओवरऑल देखा जाए पेशावर ज़ल्मी का, तो इन्होंने ओवरऑल जो चीजें हैं ना उस तरह ऑपरेट नहीं की, बैटिंग ऑर्डर की। ठीक है, एग्जीक्यूशन उस तरह से प्लान की भी नहीं 170 पार स्कोर मेरा ख्याल है कि अगर मोटरवे पे गाड़ी ना ड्राइवर से चल रही है तो ड्राइवर चेंज कर देना चाहिए। मेरा ख्याल कोई भी कंपनी होएगी वो ड्राइवर जरूर चेंज करेगी। एक कंपनी ने ड्राइवर चेंज किया था। अगर ड्राइवर इतना स्लो गाड़ी लेके जाएगा, टाइम पे नहीं पहुंचेगा, तो मेरा ख्याल उसको कंपनी ज़रूर ये सोचेगी कि यार ये हमें अब ड्राइवर को कोई तेज ड्राइवर लाना चाहिए। ये इसे सकी मैंने कहा सकी बहुत पॉजिटिव आदमी है, कभी नेगेटिव कोई बात अगर ये हम नेगेटिव आप है ना बैलेंस करने के लिए, आप बैलेंस करने के लिए है ना। चूँकि हम क्रिकेट पे बात करते हैं तो जो थोड़ा बहुत रियलिटी पे भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सकी बहुत ही पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर ये है अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ यही पॉजिटिविटी तो है कि अब जो ऐड चला है हेड कोच के लिए, नाम जनाब सर्कुलेट कर रहा है सकलान मुश्ताक साहब को, इस पर आगे चल के बात भी करेंगे। यही तो पॉजिटिविटी, देखिए ना, यही तो पॉजिटिविटी होती है। आप भी हो जाए पॉजिटिव। अच्छा खैर ये बताएगा मुझे टॉम खोलर, जैसे कि हम अभी सकलान में भी बात कर रहे थे, पिछले मैच में उसने परफॉर्म किया था और उससे एक्सपेक्टेशंस भी थी, लेकिन बाकी अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कोई भी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं है। अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की ओवरऑल कल की बात की जाए तो टीम ओवरऑल कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर भी स्ट्रगल कर रही है। यार जब आप स्टार्ट आपको अच्छा ना मिला हो ना, तो फिर आप थ्रू आउट अंडर प्रेशर खेलते हैं। आपकी कोशिश होती है कि किसी तरह, जैसे सकी ने कहा कि 170 तक जाना चाहिए था, तो फिर उनकी कोशिश थी कि किसी तरह इस स्कोर को 150 प्लस लेके जाएं। तो उसमें फिर जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं तो विकेटें भी गिरती हैं। तो वो मेरा ख्याल उनके साथ यही हो रहा है कि वो चूँकि प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका हुआ था कि उसको कवर करते करते फिर विकेटें गिरी, और वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो 147 कर गए, और 147 को डिफेंड भी कर गए बड़े। हाँ, एक तरह से देखा जाए बिल्कुल, 3 गेंदें सिर्फ बाकी थी और कराची किंग्स ने गिरते पड़ते किया। बिल्कुल, ये उनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये इस चीज़ का जरूर क्रेडिट देना चाहिए। सर ये क्रेडिट भी बनता है पेशावर ज़ल्मी का कि 147 जैसे टारगेट को भी उन्होंने मुश्किल बना दिया कराची किंग्स के लिए। ऑब्वियसली उतना आसान नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि जब पहली इनिंग्स होती है ना और जब दूसरी इनिंग्स को देखते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स उन्होंने डिफरेंट किए। पहली इनिंग जब हो जाती है, दूसरी इनिंग्स के लिए कट एंड पेस्ट ही करना होता है। बिल्कुल सही, कि भाई ये आपने कर लिया, हमने उसको किस तरह से उसी तरह ही रेप्लिका करना होता है। अगर पहली इनिंग्स को आपके सामने आती, फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं कि यार पिच का थोड़ा सा बिहेवियर ये और वो सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर आपको नज़र आता है कि यार इसमें से फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे गाड़ी वाली मिसाल पे बैट्समैन ड्राइवर चेंज वाली बात हुई थी, तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जिस जगह पे बाउंड्रीज नहीं मिलती हैं तो फिर आप उस जगह पे आप जो है ना मनूवरिंग आप अच्छी करते हैं, दुक्के सिंगल चौके आप करके उसी स्ट्राइक रेट को या उसी टारगेट को अचीव करते हैं। कच्चे पे उतार लेते हैं। हाँ, कच्चे पे उतार लेते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हैं आप। इफ यू आर ए गुड ड्राइवर, आपको फाइंड आउट करना ही है। क्यों, इसका आसान फार्मूला है। मैं जब कोच था तो मैं इनको अक्सर ये कहता था कि अगर आप देखेंगे ना किसी भी उस पर एनालिस्ट के पास तो एक ग्राफ होता है ऊपर जाने का, यानी किसी ने स्कोर बनाया तो यानी इधर ओवर्स लिखे होते हैं, ओवर्स और साथ में रन्स लिखे होते हैं टोटल, और फॉल ऑफ विकेट्स लिखी होती है। तो ऐसे ग्राफ बना होता है, ठीक, यहाँ से यहाँ जाने के लिए। जैसे ये 148 का ग्राफ था ऐसे, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप बैठ के 3 ऑप्शन सोच सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इसी को फॉलो कर जाओ, जो कि स्ट्राइक रेट रन रेट को सामने देखते हुए, और उसका आप फॉर्मूला बनाते हैं कि हर ओवर में हमने इतना इस तरह करना है, और फिर आपके पास एक कम्युनिकेशन वो बन जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर देखते हैं कि पिच थोड़ा सा वर्स्ट है तो आप उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को और कैलकुलेट करते हुए, विकेट्स इन हैंड सारा कुछ। तो जैसे फ़र्ज़ किया इसका जो ये 150 था, तो 150 का मतलब ये है 7 पॉइंट समथिंग का।
ठीक है। तो अगर आप विकेट्स इन हैंड रखते हैं तो आप 5.5-6 तक चल रहे होते हो। सही, ठीक, सही। वो थोड़ा सा आप उस ग्राफ से नीचे आ जाते ठीक हो। है, लेकिन आपके और पास दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप 7 पॉइंट समथिंग है तो आप 8 पॉइंट समथिंग पर जाएं, पावर प्ले को देखते हो तो आप 3 फॉर्मूले आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना। इट्स योर कॉल, हेड कोच की कॉल है, कैप्टन की कॉल है कि इन तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक अगर बाउंड्री नहीं लग रही तो आप सिंगल दुक्के पे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इन्होंने क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस का हाई था ज़ल्मी का, इसीलिए इन्होंने फाइट आउट अच्छा किया। मगर कराची आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू डेविड वार्नर, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, हालांकि उसका फॉर्म लगी नहीं हुई। आप कह रहे थे कि लगता है बाबर आला वो जो 0-1-2 तो उसने जो है वो जिस तरह का भी खेला उसने स्ट्राइक रेट इसका ये नहीं है, ये इसका नेचुरल स्ट्राइक रेट नहीं है। वो जिस अंदाज से खेलता है, टेस्ट क्रिकेट में भी 3-3 4-4 चौके मारता है, उसने उस सब चीज़ों को देखते हुए छक्का नहीं है उनका, 8 चौके देखे ना स्कोर, जैसे आप कह रहे हो रोटेट करना चाहिए ना, आप सिंगल भी नहीं कर रहे। बेसिकली जब आप प्रेशर कब पड़ता है, जब आप डॉट बॉल खेलते हो और खेले जाते हो, या तो आप रोटेट करते ना, जैसे आपने कहा कि सिंगल करनी चाहिए ना 1-2। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है, चूँकि वनडे T20 में इतनी हमने सीधी विकेटें देखने को मिलती हैं, आप दुनिया में कहीं भी देख लो, आप बिल्कुल सीधी, आप IPL देख लो, सबसे अच्छा कंपटीशन उसको माना जाता है, सीधी विकेटें होती हैं। जहाँ थोड़ा सा बॉल स्विंग या ब्रेक होता है, टीमें उनसे खेला ही नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों ने आदत इतनी डाल दी हुई है सीधी विकेटों की, को थोड़ी सी मुश्किल विकेटें आती हैं ना तो हम स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। सही है। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की इन्होंने विकेट बनाई है, इसमें थोड़ा सा वेरी कर रहा है बॉल, तो मेरे ख्याल में ये इससे तो कई गुना मुश्किल विकेटें मिलती हैं आपको और आप उस पर खेलते हो। तो ये अब वो प्ले मेरा ख्याल में वो क्वालिटी नहीं आ रही प्लेयर्स की, वो शायद उस तरह मेहनत नहीं हो रही। अच्छा चले, खैर वो हम उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएगी आगे। अब सकलाम भाई की तरह मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मेरा भी अब ध्यान आना होना शुरू हो गया है। फैंस जो हैं वो क्रिकेट जो देखने आते हैं, ज़ाहिर चक्के चौके और देखने आते हैं, खासतौर पर बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये बाबर आजम के लिए तो अच्छी खबर है ही कि उन्होंने स्कोर किया, रन्स किए हैं, उनके साथ साथ जो उनके फैंस हैं, जो लोग देखने आ रहे हैं PSL को, जो अट्रैक्शन चाहिए PSL के लिए, आप समझते हैं इससे भी फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल PSL के ऊपर? ऑब्वियसली जब आपका ब्रांड, आपके बड़े खिलाड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, उन्हीं को तो देखने के लिए लोग आते हैं। हम भी जब छोटे थे हम भी बड़े खिलाड़ियों को देखने के लिए जाते थे। और मुझे याद पड़ता है जब मैं नया टीम में आया तो मैं जो कैंप लगा हमारा 15-20 दिन का, तो मैं जब प्रैक्टिस करके घर चला जाता था, मैं अपने बेड पे होता था, सोचता था मैंने यार सलीम भाई के साथ हूँ, मैं वसीम भाई के साथ हूँ, इनको तो देखा करते थे, इंजी भाई हैं, वक़ार भाई हैं, ये सारे, जावेद भाई आ गए। तो मेरा कैंप इन्हीं सोचों में चला गया। हाँ, नेट में जाके बॉलिंग करते थे, टसलबाजी हर किसी के साथ रखते थे, पर उन्हीं सोचों में पूरा कैंप गया। तो इसी तरह ही प्लेयर बनते हैं, इसी तरह ही आपके हीरो, रोल मॉडल जो है, आइडियल हैं, वो आपके इंस्पिरेशनल आपके लिए एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। आई थिंक ये करेगा परफॉर्मेंस, शाहीन करेगा, शादाब करेगा, रिजवान करेगा, और भी सलमान आगा कर रहा है, ये साइम करेगा, तो लोग आएंगे। ट्रू सर। अब बॉलिंग पे थोड़ा सा मैं इसको ऐड कर दूं, जैसे सकी ने अभी कहा ना कि सकी जब बड़े प्लेयर्स के साथ खेलता था तो ये सोचता था कि मैं फ़लाँ के साथ खेल रहा हूँ आज फ़लाँ। इस टीम में सिवाय बाबर के अलावा आपको कौन सा प्लेयर है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि यार मैं आज जाके इसके साथ खेला हूँ? प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये स्कोर करता है या नहीं करता। आपके पाकिस्तान टीम में दूसरा प्लेयर ही कोई नहीं है, ब्रांड तो इसका अपना कंपटीशन कोई नहीं है। उसको पता है कि मैंने स्कोर करना है, नहीं करना मेरी बात ही होनी है, क्योंकि दूसरा बंदा ही कोई नहीं आपको नज़र आता। जैसे सकी ने कहा ना, उस टाइम आपको प्लेयर थे, उनकी आपस में बड़े कंपटीशन होते थे कि मैंने इससे ज़्यादा स्कोर करना है। यहाँ कोई नज़र ही नहीं आता, इसलिए आप देखें चैनल पे वो 0 करे, 1 करे या 100 करे, बात उसी की आपने करनी होती है और किसी की बात ही नहीं होती, क्योंकि दूसरा प्लेयर ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, बात तो करनी है और बात मजीद भी होगी, ना सिर्फ कल के मैच के हवाले से बल्कि जो आज मैच होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा PSL हंगामा में हाजिर होते हैं। PSL हंगामा में एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं। वैसे तो हमने आगे बढ़ना है लेकिन बॉलिंग का शोबा ज़रा नज़रअंदाज हो गया है। मैं चाहूँगा कि ज़रा बॉलिंग पर भी मुख्तसरन बात कर ली जाए। सर जी, हसन अली आपके फेवरेट
इस दफ़ा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। वैसे ओवरऑल अगर बॉलिंग को आप देखें, इसमें अब्बास आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेटें हासिल की हैं। खुशदिल शाह अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, 20 रन दे के 3 ओवर्स में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। मैं अगर कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करूँ तो तबसरा यार हसन अली अब ज़रूरी तो नहीं हर मैच में, मगर उसने बॉलिंग बुरी नहीं की, उसने अच्छी बॉलिंग की है। यंगस्टर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मगर जहाँ तक मैं उसको इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि उसने इस सीज़न लग रहा है कि उसने मेहनत की हुई है। जो मैं उसको क्रेडिट देना चाह रहा हूँ ना कि वो शुरू में जैसे आया था, मुझे उसकी बॉलिंग लग रही है कि वो माइंड, देखें आप जब मेहनत करते हैं ना तो वो नज़र आती है। तो एक चीज़ उसमें अच्छी नज़र आई है कि उसने गिव अप नहीं किया, उसने कम बैक किया। बाकी मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर को देखा है, उनकी पेस नीचे जा रही है। मैं नाम नहीं अभी फ़िलहाल लेना चाह रहा, आपको मैं बहुत दफ़ा ले चुका हूँ, मगर ये वाहद बॉलर है जिसकी मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये इम्प्रूव कर रहा है, ये वापस जा रहा है उस पेस पे जिससे ये स्टार्ट किया था इसने। तो इसलिए अल्लाह करे ये अच्छा बॉलर है और ये पाकिस्तान के लिए आगे भी कोई अच्छा कर सकता है इंशाल्लाह ताला। सर जी बॉलिंग इसका हसन अली का NCA में रेगुलर प्रैक्टिस करता था, तो मैं भी जाहिर है हमारा भी आना जाना रहता था, तो 1-2 दफ़ा गपशप लगी मेरी इसके साथ। तो जब इसका रिहैब चल रहा था, एल्बो का ऑपरेशन भी था, इसने बड़ी अच्छी एक बात कही, इधर ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ ना, लाहौर मूव हो चुका है, वैसे ओरिजिनली गुजरांवाला से है। अच्छा। तो मुझे कहने लगा मेरी वाइफ ने जो है वो मेरी बहुत हेल्प की इस मुश्किल वक्त में। खिलाड़ी जब उसको क्रिकेट ना मिले, ऊपर से इंजर्ड हो जाए और चीज़ें जो हैं उसके कंट्रोल से निकल रही हों, तो कहने लगा मेरी वाइफ ने बड़ी मुझे हेल्प की। उसकी जो ओल्ड मेमोरीज़ थी, उसकी जो पिक्चर्स थी, या उसके जो कोट्स थे, या उसके इंटरव्यूज़ थे, ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 भी रहा, तो वो कहने लगा कि एक वॉल बनाई है मेरी वाइफ ने, उसके ऊपर वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मुझे इंस्पायर्ड करती हैं, जिसकी वजह से मुझे 7:30-8 बजे अगर सुबह जाना है ट्रेनिंग के लिए तो मैं रेगुलर जाता हूँ, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती है मेरी वाइफ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली अभी उसने कहा तो नहीं है, बट मेरे साथ बात हो रही थी तो मैं उससे पूछा था ठीक हो, क्योंकि ये मेरी टीम का है, तो मैंने उसको कहा था तुमने मुल्तान जाना है, कहते नहीं मैं इधर ही हूँ, फैमिली को लेके कहाँ मुल्तान जाता। तो फिर मैंने इससे पूछा कि बताओ किसी चीज़ की हेल्प, कहने लगा यार मेरी वाइफ ने सारा कुछ मेरे लिए किया हुआ। फिर ये सारी बातें मैंने सुनी, तो आई थिंक बिहाइंड सक्सेस जो इसको मिल रही है उसकी वाइफ का जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ है, तो अल्लाह इसको और इज्जत दे। वैसे उसको कंट्रोल उसकी वाइफ ही कर सकती है। तजुर्बा बोल रहा है मेरा। नहीं यार, वो जिस तरह का वो करता है ना हरकतें, कई दफ़ा बड़ी फनी किस्म की कर जाता है, मगर मुझे वो क्यूट लगता है। सर लूक वुड की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो। हाँ देखें, ये इनको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, ये अपनी स्ट्रेंथ से इधर उधर नहीं जाते हैं, और जो है इसकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी पैची रही जब ये इंग्लैंड की टीम में था, उसके बाद से ये कहीं पे भी जाता है बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है। तो आई थिंक कल की इसकी जो बॉलिंग थी, आई वाज वेरी हैप्पी। इसने कुछ 14 तो जो है ना वो डॉट बॉल भी क्रिएट किए हुए, तो काफ़ी हाई नंबर है ये। आप देख लें कि तकरीबन 2.5 ओवर जो है ना इसने जो है वो डॉट बॉल क्रिएट किए हुए। बिल्कुल ठीक। तो इनको पता होता है, जो अच्छा बॉलर होता है ना, ख़ास तौर पर T20 में उसकी जो क्लास नज़र आती है, उसका पहला और आखिरी गेंद देखने वाला होता है, क्योंकि पहले गेंद पे और आखिरी गेंद पे पहला गेंद डिसाइड करता है कि आपका ओवर कैसे जाएगा, और आखिरी गेंद डिसाइड करता है कि आपका ओवर कैसा रहा। तो उसमें आपके जो कॉन्फिडेंस हैं या प्रेशर है, कितना प्रेशर क्रिएट किया या कितने अंडर प्रेशर चले गए, और अंडर प्रेशर आपने अगले गेंद कैसे रखे हुए। बिल्कुल ठीक। तो इसने जो गेंद किए, जितने भी ओवर किए, काफ़ी इंटेलिजेंटली इसने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। भाई साहब, आप बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, इतने अरसे से आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं क्रिकेट। इसमें हमारे जब हम खेला करते थे, सॉरी मैं आपका सवाल बीच रह गया, कुछ बॉलर तो ऐसे थे जो हाथ खोलने के लिए पहले 2 बॉल, एक वाइड बॉल करते थे और एक बाउंसर ब्लैक साइड पे करते थे ताकि हाथ खुल जाएं। तो अब ये जैसे सकी बात कर रहा है कि पहले बॉल से, अब उस वक्त होता तो फिर क्या होना था, डिटरमिन यही करना था कि ये तो यार मरवा देगा। सही। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस जितने हैं, आपने बहुत सारे कोचेस के साथ भी काम किया हुआ है, इंशाल्लाह मुमकिना हेड कोच को क्या आप मशवरा देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे? यार वो मेरा ख्याल है सबसे जो खूबसूरत चीज़ सकी में मैं हमेशा जब भी मिलता हूँ कि वो बड़ा पॉजिटिव आदमी है, और हमें जो पॉजिटिव आदमी होता है ना वो फिर सबको साथ लेके चलता है,
और ये वहाद उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि कुछ लोग हमारे क्रिकेट बोर्ड में, मैंने कुछ कोचेस ऐसे देखे जिनको काम लेना नहीं आता। हाँ। ना वो लोग हर एक को एक ही नज़र से देखते हैं। मेरी एडवाइस नहीं, छोटा भाई है मेरा, मैं ये कहूँगा कि जब भी कभी किसी बंदे को भी आप सीनियर जूनियर को ना, उनको एक लेवल नहीं रखना चाहिए। आप उनको जो सीनियर है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो टीम में होते हैं ना, वो फिर आपके ख़िलाफ़ नहीं जाते। लड़ाइयाँ कहाँ शुरू होती हैं? जब आप सीनियर और जूनियर एक जैसा ट्रीट करते हैं। उनको फुल रिस्पेक्ट दें, उनसे काम लें। ठीक है। और काम लेने का तरीका यही है कि आप उनसे प्यार से काम लें, क्योंकि जब आप किट वर्दी उतार देते हैं ना किट, तो फिर वो जो जूनियर लड़का अंदर खेल रहा होता है ना, वो कहता है कि मैं हूँ, आप नहीं है इस वक्त। अच्छा मलिक साहब, मैं इससे पहले सर आपकी तरफ आऊँ, मैं एक चीज़ बता दीजिएगा, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान क्रिकेट है या पाकिस्तान क्रिकेटर्स है ख़ास तौर पर, इससे एक देसी कोच, मैं जिसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, या फिर जो इम्पोर्टेड कोच यानी बैरून मुल्क से आया हुआ कोच, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है, चला सकता है, सिखा सकता है दूसरे? यार देखो, बाहर से बहुत तजर्बे किए हैं इन्होंने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई फ़ायदा हुआ है। और वो देखे, और ना उनकी कोई चीज़ स्टेज पे होती है, वो आते हैं एंजॉय करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखे ना, लेट से अगर सकलैन है या कोई भी कोच हमारा पाकिस्तान का है जी, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होएगी पाकिस्तान के हारने की, ना कि एक फॉरनर तो आएगा, वो पैसे लेगा और चला जाएगा। सही है, बाहर में जाओ। मगर यहाँ का जो लोकल बंदा होएगा, एक तो कम्युनिकेशन उसकी बड़ी अच्छी होती है अपने प्लेयर को समझाने में, प्लस वो उसको तकलीफ़ होएगी अगर टीम हारेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में अपने लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, इन सब लोगों ने बहुत खिदमत की है ना जी, तो जब आपको कुछ उसका सिला मिलना चाहिए, तो आप बाहर से लोगों को ला के, वो क्यों बाहर और को मुल्कों में क्यों नहीं इस तरह? दूसरे मुल्कों की टीम्स हमारे खिलाड़ियों को, सीनियर प्लेयर्स को ले जाती हैं, उनसे सीखती हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं। असलम मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह फिर बन रहे हैं जी हेड कोच। यार ये खबरें हैं, मुझे आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली, कोई पता नहीं है। खबर चल रही, पहले भी खबर चल रही थी, ये जो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड टूर पे जाने से पहले भी ये खबर चली थी, अभी फिर खबर चली है। आई डोंट नो ये खबर चला कौन रहा है। आप जिम्मेदारी कबूल करेंगे ये इंशाल्लाह? अभी कुछ पता ही नहीं है। देखिए, मैं इसको देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा। देखिए, क्योंकि क्रिकेटर, देखिए एक सिंपल सी बात है, जो खिलाड़ी है वो हमेशा चैलेंज लेता है, क्योंकि क्रिकेट में चैलेंज है। अगर आप चैलेंज नहीं ले सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है, खिलाड़ी को जब वो किट पहनता है तो उसके सीनियर माथे पे स्टार होता है। आप अपने आप को पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये ऐसी जगह है जिसके ऊपर आप सब कुछ कुर्बान करना चाहते हो। हर खिलाड़ी की, मैं ये समझता हूँ कि ये एक उसके अंदर एक बिल्ट इन चीज़ होती है। जब आप वो पाकिस्तान की वर्दी पहन लेता है, उसका देखने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू सर्व योर ओन कंट्री। तो अभी मैंने इस चीज़ को सोचा नहीं, ये बातें चल रही हैं, बट उसको मुझे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा सारी चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। अभी ना किसी का फ़ोन आया, ना बात हुई, ऐसा कोई चक्कर नहीं। बाकी जो मलिक साहब जो बात कर रहे थे, देखें, बाहर से जो कोच इधर आता है, वो जैसे क्रिकेटर को कहते हैं ना कि आप हर जगह पे जाएं और हर जगह पे परफॉर्मेंस दें, फिर हम कहेंगे अभी आप ग्रेट प्लेयर हो। अगर आप घर में परफॉर्मेंस दे रहे हो, बाहर नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप घर में सही खेलते हो, बाहर से नहीं। तो कोचिंग में भी ऐसे है कि आप हर जगह पे जाते हो और आपको हर जगह में जाके परफॉर्मेंस देनी है। ठीक, अगर जब बाहर वाला अंदर आता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर वो अंदर आ रहा है तो उसका एक प्रोटोकॉल हो और उसका एक सिस्टम हो, उसको पूरा असेस कर लिया जाए कि क्या आया, ये काम करने के लिए आ रहा है या एंजॉय करने के लिए आ रहा है, उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं, क्या उसकी स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी ट्रांसफ़र कर सकेगा कि नहीं, उसको हमारा कितना पता है, ज़ुबान का कितना पता है। अगर मुझे ज़ुबान ना आती तो मुझे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया रखते ही ना, वेस्ट इंडीज़ रखते ही ना, क्योंकि ज़ुबान ही एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जो नॉलेज है उसको आप पास ऑन करते हैं थ्रू योर लैंग्वेज। अच्छा, अब वो अगला आपको जो बात कर रहा है, तो आपकी वो जो उसकी फीडबैक है, अगर आपको उसके कल्चर का नहीं पता, उसके मिजाज का नहीं पता, और कौन सी बात कहाँ से आ रही है,
तो वो उस फीडबैक में से कितनी चीज़ें बाहर निकाल देगा। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसको समझना चाहिए, किसी को भी अगर बाहर वाले को भी लेके आए उसको थॉरली चेक करें, उसका इंटरव्यू लें, पूछें हमारे कल्चर को कितना जानता है, KPK के लोगों को कितना जानता है, पंजाब सिंध वालों को कितना जानता है, कराची को कितना जानता है, हमारी लैंग्वेज कितना समझता है, और फिर सारी गोरे लेके आ जाएगा तो इसका ब्रिज कौन बनेगा। बिल्कुल सही सर, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे और खास तौर पर आज के मैच के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का जो मुकाबला होने जा रहा है, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको PSL हंगामा में। तो आज एक हंगामा खेज मैच होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबले होंगे और मुल्तान में ये मैच होगा। लाहौर कलंदर्स के लिए तो खैर ये मैच इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो अपनी पोजीशन किसी हद तक मुस्तहकम कर चुके हैं। इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं वो पॉइंट्स टेबल पर। 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने 3 मैच खेले हैं, कोई मैच अब तक वो नहीं जीते हैं। नेट रन रेट उनका -2.941 है। तो मलिक साहब, डू और डाई किस्म का मैच है ये मुल्तान सुल्तान्स के लिए। मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। येट अनदर मैच, फाइनल हो रहा है, कह सकते हैं ना जी। 3 मैच तो हार चुके हैं वो 3 मैच तो हार चुके हैं। अगर मजीद सारे मैचेस हार गए तो गए ना, उनके लिए तो फाइनल ख्वाब रह जाएगा सिर्फ एक। यार वैसे मैंने ये देखा है कि हर सीज़न में ना शान, ये हर सीज़न में एक टीम का इस तरह का पैच आता है। जो शुरू में लाहौर कलंदर्स हुआ करती थी, लाहौर कलंदर थी, पिछले साल कराची का था, 6 कोयटा। अब ये मुझे लग रहा है कुछ इनका भी इसी तरह काम चल रहा है। नहीं मतलब वो कुछ समझ नहीं है। हालांकि ये टीम बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है। इन्होंने मतलब हर साल इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ये पहला साल है कि इनका कोई अच्छा जा नहीं रहा सीज़न, और स्ट्रगल कर रहे हैं। मगर और मैच भी उनका आज लाहौर के साथ है। लाहौर की टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो शायद चूँकि पिच थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई शायद इनको एज मिल जाए। और मुल्तान में होना मैच बजाते खुद कोई इसका फ़ायदा होगा या प्रेशर होगा इसमें? अच्छा, ये मुल्तान में हो रहा है तो मुल्तान में तो फिर एडवांटेज मुल्तान को पूरा उठाना चाहिए, क्योंकि देखें होम ग्राउंड में वो अपने मतलब की पिच बना सकते हैं। हर चीज़ उनकी फेवर में जा सकती है अगर उनको ये काम करना आता है कि किस तरह की अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए वो किस किस्म की पिच बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, तो फायदा तो उठाना चाहिए। वापस आने का मौका मुल्तान सुल्तान्स के लिए है क्योंकि मुल्तान में मैच हो रहा है। और दूसरा, टीम बड़ी बैलेंस्ड है जैसे कि मलिक साहब भी कह रहे हैं, और बरकत के लिए तो उन्होंने इफ्तिखार को भी रखा हुआ है टीम में। नहीं, इफ्तिखार की पास में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। इस मरतबा उस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। जिस तरह का पहला मैच खेले ना, 240 आई थिंक 230 234 था, 234 वो जो किया वो उसके बाद जो है ना, वो अगली जो इनिंग शुरू हुई है वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें इनके खिलाफ ही चल रही हैं। एक इनिंग खेली है, उसके बाद जो है वो उनकी बॉलिंग और दोनों तरफ से हुआ है। कभी ये है कि गालिबन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इनकी बैटिंग नहीं चली, उधर उनकी बॉलिंग नहीं चली। अगर एक तरफ से इशू चल रहा हो ना तो फिर बात समझ में आती है कि यार बैटिंग क्लिक नहीं कर रही, बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसा हुआ 3 मैचों में बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से एक्सपोज हुए हैं। ये जब ऐसे इश्यूज आने शुरू हो जाएं तो उसके लिए जो है ना, फिर आपको जो है वो अगर कोई बेंच के ऊपर कोई आपको नई चीज़ नज़र आ रही है, कोई ऐसा है, उसको चांस देना चाहिए। बट आई थिंक आउट ऑफ स्किन खेलना पड़ेगा इनको। लाहौर के अंदर आई थिंक डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस इनसे जो है वो ज़्यादा होगा। मैं अक्सर ऐसी जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर स्केल में अगर आप बिलीफ को तोलना चाहें टीमों का, तो जिसका बिलीफ हैवी होगा वो आपको मार देगा। तो इस वक्त अगर स्केल में देखा जाए तो लाहौर कलंदर का जो बिलीफ है वो मुल्तान सुल्तान के बिलीफ से हैवी लग रहा है। तो इनको करने के लिए स्किल्स तो है ही है, इनको आपस में बिलीव करना पड़ेगा, एक दूसरे पे भी, अपने प्लान्स के ऊपर भी, अपनी स्किल्स के ऊपर भी, और मिल के खेलना पड़ेगा अगर लाहौर कलंदर को मारना है, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। सही। अच्छा, चूंकि जो फ्रेंचाइजेज हैं ज़ाहिर है उनके ऑनर्स का रोल तो होता है, किरदार होता है। अब इसमें भी ये खबरें भी आ रही हैं कि वो बहुत इंटरफेयर करते हैं जो टीम के फैसले हैं, और इसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है टीम की परफॉर्मेंस पर। अब ज़ाहिर आप भी रहे हुए हैं, कोच रहे हुए हैं, आप पेशावर ज़ल्मी के भी रहे हुए हैं, तो क्या ये ऑनर्स जो है करते हैं इस तरह से? आई थिंक मैं जब तक था तो पेशावर ज़ल्मी जो है उसका जो वो जो ऑनर शॉनर है वो इस साइड में नहीं आते थे। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि जो स्पोर्ट्स स्टाफ है
आई थिंक उनको जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, उनको कहें भी ये हमारी डोमेन है, तुम्हारी डोमेन को छोड़ रहे हैं, तुम उसको छोड़ो, ये हमें करने दो। फिर हायर एंड फायर जो भी है, आपने अगर सैक करना है, फायर करना है, वो कर दिएगा, काम हमें अपना करने दें जो हमारा, अगर रिजल्ट चाहिए तो। अगर जी अली तरीन साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, आपकी डोमेन नहीं है ना ये, आपने अगर बंदे रखे हैं जो जिस काम के लिए, अगर तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे, हर साल आपको अच्छा रिज़ल्ट देते रहे हैं, अगर एक साल वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर बुरा गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऑनर को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होएगा कि आपकी टीम ज़्यादा ख़राब होएगी। आप जब बहुत सारे लोग आके आपको मशवरा देंगे या अपनी मर्ज़ी की टीम खिलाएंगे, तो फिर रिजल्ट पर जो खेल को नहीं समझते, जो नहीं जानते, वो अगर मशवरे देना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियसली जब आप क्रिकेट को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आप गलत मशवरे ही देंगे ना। तो आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो स्टाफ आपने रखा हुआ है वो आपने सोच समझ के ही रखा है ना, तो उससे उनका काम है कि क्या चेंज करनी है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। तो मेरे ख्याल ऑनर को चलें सर, ये तो हो गया मुख्तसरन। आपकी टीम कौन सी है आज के मैच के लिए? लाहौर कलंदर मेरी टीम है, वही 40-60 जनाब आपकी परसेंटेज क्या है आज? मैं भी ऐसे ही 60 लाहौर 40 मुल्तान। ठीक है जी, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वक्त खत्म हो गया है। सलीम मलिक साहब, सकलान मुश्ताक साहब और सुशांत मलिक को इजाजत दीजिए।